तीसरी लहर का सामना। स्वागत आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। आज हम बात करेंगे तमाम चुनौतियों के बीच तीसरी लहर का सामना कैसे किया जाए। देश में कोरोना की दूसरी लहर बेशक थमती दिख रही है, लेकिन कोरोना को लेकर चुनौतियां कम नहीं हुई हैं। तीसरी लहर के साथ नए नए वेरिएंट चुनौती बने हुए हैं। सवाल यह है कि इनसे निपटा कैसे जाए। हाल ही में सामने आए कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर तीसरी लहर आई तो उसमें डेल्टा प्लस वेरिएंट एक मुख्य कारक के रूप में काम कर सकता है। ऐसे में आईसीएमआर ने भारत में कोविड-19 की तीसरी लहर की संभावना पर एक स्टडी प्रकाशित की है। स्टडी में कहा गया है कि भारत में अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो ये दूसरी लहर जितनी गंभीर नहीं होगी। हालांकि अधिक से अधिक टीकाकरण से भविष्य में किसी अन्य लहर के प्रभाव को कम किया जा सकता है। स्टडी में तीसरी लहर की संभावनाओं पर बात करते हुए कहा गया कि इम्यूनिटी कैपेसिटी समय के साथ कम हो सकती है। ऐसे में पहले से संक्रमण की हद में आ चुके लोग एक बार फिर संक्रमित हो सकते हैं। कोविड की संभावित तीसरी लहर की चिंताओं के बीच देश के कुछ हिस्सों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के कई मामले सामने आए हैं, जिसे लेकर लोगों में डर है। हालांकि इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के निदेशक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से तीसरी लहर आने का कोई सबूत नहीं है। वहीं केंद्र सरकार के मुताबिक जीनोम किए गए 45,000 नमूनों में से कोविड-19 के डेल्टा प्लस स्वरूप के 51 मामले 12 राज्यों में सामने आए और उनमें से सबसे ज्यादा 22 मामले महाराष्ट्र में आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 8 राज्यों को चिट्ठी लिखकर तुरंत कंटेनमेंट उपायों को लागू करने को कहा है ताकि डेल्टा प्लस वेरिएंट को फैलने से रोका जा सके। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब, जम्मू कश्मीर और हरियाणा को कंटेनमेंट और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जैसे उपायों को अपनाने के लिए कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि ये वेरिएंट अधिक संक्रामक हैं और फेफड़ों की कोशिकाओं में रिसेप्टर्स का मजबूत बंधन होता है, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी रिस्पांस को भी संभवतः कम कर सकता है। कोरोना वायरस के अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा वेरिएंट्स को सरकार ने चिंता वाले रूपों की श्रेणी में रखा है। वजह यह है कि वेरिएंट ज्यादा संक्रामक है और उनमें वैक्सीन को भी चकमा देने की क्षमता है। हालांकि राहत की बात यह है कि भारत में बनी दोनों ही वैक्सीन, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इन सभी वेरिएंट्स के खिलाफ कारगर है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित शीर्ष चिकित्सा विशेषज्ञों के राष्ट्रीय कार्यबल ने सुझाव दिया कि सरकार को पेट्रोलियम उत्पादों के लिए की जाने वाली व्यवस्था की तर्ज पर 2-3 हफ्तों की खपत के लिए ऑक्सीजन गैस का अतिरिक्त भंडार रखना चाहिए। 12 सदस्यीय शीर्ष चिकित्सा विशेषज्ञों के इस राष्ट्रीय कार्यबल ने यह भी कहा कि सभी अस्पतालों में आपात स्थितियों से निपटने के लिए अतिरिक्त भंडार होना चाहिए। यही नहीं, इनको वरिष्ठ कर्मचारियों की ऑक्सीजन निगरानी समितियां भी बनानी चाहिए। आपको बता दें कि दूसरी लहर में ऑक्सीजन की भारी किल्लत हुई थी। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर तीसरी लहर कितनी बड़ी चुनौती है। तीसरी लहर को देखते हुए भारत की क्या तैयारी है और किस तरह की तैयारी होनी चाहिए। क्या डेल्टा प्लस वेरिएंट तीसरी लहर में इजाफा कर सकता है? कितना घातक है ये डेल्टा प्लस वेरिएंट? बहुरूपीय कोरोना के खिलाफ आखिर वैक्सीन कितनी कारगर है? तीसरी लहर को देखते हुए ऑक्सीजन का कितना भंडार जरूरी है? कई ऐसे सवाल हैं जिनका आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ बेहद खास मेहमान इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। परिचय मैं आपका करा दूं। मेरे साथ डॉक्टर अनीता रमेश जुड़ रही हैं, अपोलो की सीनियर डॉक्टर हैं। साथ ही साथ डॉक्टर अंशुमान कुमार मेरे साथ जुड़ रहे हैं, धर्मशिला कैंसर हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर अंशुमान, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। सर, हर दिन जब सुबह हम उठते हैं आजकल तो मन में सबसे पहला ख्याल यही आता है कि इन बंदिशों से कब मुक्ति मिलेगी, लेकिन तीसरी लहर का डर सर और डरा रहा है। तीसरी लहर का सामना करने के लिए प्रमुख वो कौन सी बातें हैं जिनको अपने जहन से फिलहाल हमें नहीं उतारना है? जी, लहर दूसरी हो, आज भी बचाव के वही तरीके, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर स्टिल कारगर है, कामयाब है। मतलब मास्क, डिस्टेंसिंग, भीड़ वाली जगह पे नहीं जाना और अर्ली लक्षण को पकड़ना, इसमें तो खास बात। लेकिन डेल्टा प्लस के आने से जो अतिरिक्त रिस्क कह सकते हैं या खतरा जो सामने आया है, यह है कि डेल्टा ही इतना संक्रामक था। डेल्टा प्लस के स्पाइक प्रोटीन में जो म्यूटेशन हुआ, इसके कारण संक्रामक क्षमता बढ़ गई है। दूसरा, इम्यून इवेड मैकेनिज्म को कर रहा है, मतलब कॉकटेल एंटीबॉडी या इम्यूनाइज लोगों को भी बाईपास करके चकमा देके निकल रहा है वायरस। इसलिए हमें अभी ही जो कंट्री को लॉकडाउन करने की बात कुछ दिनों में आने लगती है, ना करके जहां पे स्ट्रेन मिल रहे हैं उस एरिया को कंटेन करें ताकि पूरे कंट्री में फिर उसी रफ्तार से ना फैले। इस पे ज्यादा काम करना चाहिए। दूसरी बात की पिछले लहर तक, सेकेंड वेव तक आपने देखा मेट्रो सिटी या बड़े बड़े शहरों में ज्यादा समस्या होती थी। इस बार ये समस्या गांवों तक पहुंचेगी और ज्यादा पहुंचेगी। और उसके बाद बच्चों वाली बात, बच्चों के हिसाब से ट्रीटमेंट के लिए हमारी व्यवस्थाएं उपयुक्त नहीं है। उतने नियोनेटल एंड पीडियाट्रिक आईसीयू, पीडियाट्रिक केयर के लिए जो स्पेशलाइज्ड नर्सेज होती हैं उनकी कमी है।
इन सबको हमें अभी तैयारी करनी है। तो व्यक्तिगत तैयारी, सामुदायिक तैयारी और सरकार के स्तर पे तैयारी, तीनों तैयारी हम जब पुख्ता करेंगे तभी हम इसको ढंग से तीसरी लहर को कम कर सकते हैं जो एक्सपेक्टेड है। जी डॉक्टर अनीता रमेश, तो क्या ये मान लिया जाए कि स्टडीज के हवाले से इस बात की पुष्टि होती दिखाई देती है कि सेकेंड वेव्स की तुलना में थर्ड वेव ज्यादा खतरनाक होगी, या अभी इस तरह की आशंका हम जाहिर नहीं कर सकते हैं? क्योंकि अभी देखिए कि हमारा जो कोविड वायरस है म्यूटेशन होते हैं। पहले हमारा वुहान स्ट्रेन था, इसके बाद अल्फा के 3 A B C D चारों था, अभी डेल्टा का प्लस आ गया, डेल्टा प्लस है म्यूटेशन इन K4। तो इसी में से क्या है, वायरस इज बिकमिंग विरुलेंट। जब जितना म्यूटेशन हो रहा है वो उतना खतरनाक हो रहा है और उतना तेजी से बढ़ रहा है। तो यस, आपने जो बताया सही बताया कि शायद हमारा अगर थर्ड वेव आएगा, आ भी सकता नहीं भी सकता, अगर आएंगे तो हमारे पास वो जो वायरस है वेरी विरुलेंट, इससे भी तेज से आएंगे, इससे भी खतरनाक हो सकता है। ओके, सो बिकॉज वायरस हैज म्यूटेटेड, यानी जो म्यूटेटेड वायरस है दिखाई दिया है 11 देश में, 11 कंट्रीज में है और इंडिया में 40 केस अभी हैं। और इसी केस में दिखाई दिया है कि पेशेंट का तबीयत ज्यादा खराब है, वो लोग को ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज्यादा है, उनके आईसीयू एडमिशन ज्यादा है और उनका दिखाई दे गया कि बॉडी का इम्यूनिटी कम है, वायरस अंदर जा करके अटैक कर रहा है। और उसके साथ साथ ये भी दिखाई दिया है हमारे पास जो 2 वैक्सीन है, बोथ कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन का रेस्पॉन्स कम है इससे। अगर आप एंटीबॉडी टाइटर्स करके देखिए वो रिजल्ट आया है, रेस्पॉन्स इज मच लेस, जैसा फॉरेन कंट्रीज में भी दिखाई दिया गया। उसी लिए चिंता करने का ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, वायरस भी खतरनाक है, हमारा बॉडी का इम्यूनिटी वैक्सीन से भी उतना ज्यादा नहीं है कि हम इनसे लड़ सके। तो ये डरने का बात है। ठीक है, तो डॉक्टर अंशुमान, तीसरी लहर के मद्देनजर जो चुनौतियां हैं उसमें आप डेल्टा प्लस वेरिएंट को कितना बड़ा कारण मानते हैं, कितना बड़ा चैलेंज इस डेल्टा प्लस को हम समझे सर? देखिए, सेकेंड वेव तक में देखा गया मैक्सिमम केसेस डेल्टा वायरस के थे और डेल्टा प्लस अभी जहां संक्रामक है और 51 केसेस जो मिले हैं, ये मानिए कि 51 केसेस जीनोमिक सीक्वेंस स्टडी करके आपने पता किया डेल्टा प्लस है, लेकिन उनके संपर्क में आए कई लोग ऐसे निकल चुके होंगे जो डेल्टा प्लस से संक्रमित होंगे और कहीं और घूम चुके होंगे। नंबर 1। नंबर 2, आप सैंपल कब लेते हैं? जब बुखार आता है, ये आता है, मतलब जब व्यक्ति संक्रमित हुआ उसके 5 से 7 दिन बाद सैंपल जाता है, 2 दिन में रिपोर्ट आती है। इस दरमियान ये लोग कई और लोगों को ये इन्फेक्ट कर चुके होंगे। तो 51 केसेस टिप ऑफ आइसबर्ग है, इससे ज्यादा केसेस डेल्टा प्लस के इंडिया में होंगे और ये एक प्रमुख कारण बन सकता है थर्ड वेव में मेजर स्ट्रेन बन के उभरेगा डेल्टा प्लस, इसमें कोई दो मत नहीं। तो डॉक्टर अनीता रमेश, असल में एक स्टडी में पढ़ रहा था कोरोना वायरस पे, उसमें ये कहा गया था कि भारत में अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो ये दूसरी लहर जितनी गंभीर नहीं होगी, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल टीकाकरण का भी होगा। तो मैम, वैक्सीनेशन को कितना इंपॉर्टेंट आप समझती हैं अगर थर्ड वेव में इसके इम्पैक्ट को कम करना है? वैक्सीनेशन बहुत ही जरूरी है। अभी देखिए आज का स्टैटिस्टिक्स है 30 करोड़ के आदमी आज वैक्सीनेटेड हो गया। तो वैक्सीनेशन क्या होता है, एडवांटेज देते हैं। अगर एक डोज की ले वो भी अच्छा है, अगर आप 2 डोज ले चुके हैं उसमें ज्यादा बेहतर है। हमारा बॉडी में कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन के अंदर अगेंस्ट एंटीबॉडीज बढ़ता है। अगर आपका एक जो डेल्टा प्लस वेरिएंट और आने वाले समय में क्या क्या वेरिएंट होगा पता नहीं है, वो भी आएगा, तो ये हमारे पास जो एंटीबॉडीज है बना हुआ है वैक्सीन से, वो उनसे फाइट करेंगे और हमसे कोरोना हो सकता है पर उतना गंभीर नहीं होगा। तो ये जो आपका क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैक्सीनेशन सबको चाहिए, जितना जल्दी हम लोग वैक्सीनेशन कंप्लीट कर पाएंगे सारे देश में उतना ही अच्छा है। बिकॉज अगर थर्ड वेव आएगा, फोर्थ वेव आएगा, हम लोग सही ढंग से उसके अगेंस्ट काउंटर कर सकेंगे। तो वैक्सीनेशन ड्राइव शुड इंक्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज करना चाहिए, नया वैक्सीन के लिए आना चाहिए, नया कंपनीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए बोलना चाहिए और भी सबको, इवन चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। हम लोग इतना डरे हुए हैं थर्ड वेव के लिए बिकॉज हमारा बच्चा लोग 18 साल के नीचे अभी तक वैक्सीनेशन नहीं लिए हैं एंड दे आर ससेप्टेबल। और वो स्टैटिस्टिक्स में दिखाई दिया शायद द यंगर पॉपुलेशन में गेट बट कंफर्मेशन नहीं है। तो और भी ऑलरेडी कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया इंडिया में बच्चों के लिए,
तो मेरा ख्याल से ये जल्दी होना चाहिए। इवन चिल्ड्रन शुड बी वैक्सीनेटेड। जितना जल्दी वैक्सीनेशन हो सकता है उतना बढ़िया है, और हम लोग सही ढंग से थर्ड वेव कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर अंशुमान, असल में जिन लोगों को सेकेंड वेव में कोविड हुआ वो ये भी सोचने लगे कि देखिए अब थर्ड वेव से हम बच जाएंगे, तो क्या सर इस तरह की पॉसिबिलिटी है जिनको सेकेंड वेव में कोरोना हो चुका है उन पे अब थर्ड वेव में कोई असर नहीं पड़ेगा, या वो दोबारा से इसकी जद में आ सकते हैं सर? नहीं, ये बिल्कुल उनका जीरो कॉन्फिडेंस है कि अगर सेकेंड वेव में इन्फेक्टेड हुए हैं थर्ड वेव में नहीं होंगे। कुछ ही व्यक्ति में कोरोना संक्रमण के बाद एंटीबॉडी लेवल बरकरार रहती है, मतलब परसिस्टेंट रहती है ब्लड में। कई मेजॉरिटी में देखा गया 3 महीने बाद एंटीबॉडी नहीं रहती है। इसीलिए वैक्सीनेशन कहा जाता है संक्रमण से बेहतर प्रोटेक्शन है वैक्सीनेशन। एक तो सेफ है और दूसरा एंटीबॉडी परसिस्टेंस लेवल ज्यादा है। तो सेकेंड वेव में जो निकले हैं, अगर गैप 3 से 6 महीने हो गया सेकेंड और थर्ड वेव में, तो जो लोग सेकेंड वेव में संक्रमित हुए हैं दोबारा संक्रमित होने की संभावना उतनी ही है, इसमें कोई दो मत नहीं। कुछ ही केस है जिसमें प्रतिरोधक क्षमता बरकरार रहेगी, वो बच जाएंगे, लेकिन इसका कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है कि देख लिया जाए कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा। इसीलिए स्टैंडर्ड यूनिवर्सल कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अभी थर्ड वेव के लिए एप्लीकेबल है, इसीलिए कहा जा रहा है। तो तीसरी लहर का सामना हम कैसे करें, यही आज समझने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर अंशुमान कुमार और डॉक्टर अनीता रमेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी बताई गई बातें आपके लिए लाभदायी होंगी, कम से कम इस लहर से बचने में वो आपको काम आ सकती हैं। तो डॉक्टर अनीता रमेश, आप बच्चों का जिक्र कर रही थी कि बच्चे बहुत ज्यादा इफेक्टेड हो सकते हैं और वो सॉफ्ट टारगेट रहने वाले हैं इस थर्ड वेव के लिए। तो मैम, कोई एहतियात, कोई प्रिकॉशंस जो अभी से हम बच्चों को लेकर ले सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स बहुत डरे हुए हैं? सब पेरेंट्स डरे हुए हैं कि बच्चे के बारे में क्या आपको पता, बच्चा का तो वैक्सीनेशन नहीं हुआ, बट ट्रायल जल्दी से ट्रायल रेडी हो गया, अप्रूवल मिल गया ऑलरेडी। विदेशों में फाइजर शुरू कर चुके हैं बिलो 18 अप टू 12 to 18, 12 से 18 उम्र का बच्चों का ट्रायल शुरू हो गया। ये बात है, तैयारी है कि वैक्सीन जल्दी जल्दी आ जाए। नेक्स्ट इज बहुत छोटे बच्चे को 6 ईयर्स से कम है, 6 साल कम है, उनका हम लोग उतना मास्क नहीं पहना सकेंगे। बहुत ही गवर्नमेंट हैज रिलैक्सेड, 6 साल के कम जो उम्र है उन बच्चों का मास्क का जरूरत है। बट पेरेंट्स को ख्याल रखना है, ओके, क्राउडेड प्लेस में नहीं ले जाना है, अकेला छोड़ना है, ओके, घर में बहुत सारे आदमी बुलाने का जरूरत नहीं है। अगर कुछ कोविड आई गया जैसे सांस, बुखार, खांसी, बच्चों को कभी कभी पेट का दर्द भी होता है, उल्टी भी होता है, बच्चे कमजोर हो गए, थोड़ा कंफ्यूजन स्टेट में है, जल्दी से जल्दी डॉक्टर चाहिए। पेरेंट्स को अवेयरनेस चाहिए, लेट नहीं करना है, चेक करना है और डॉक्टर को दिखा करके एडमिशन कराना है। एक पिताजी है और उसके साथ साथ पेरेंट्स को भी अभी तुरंत वैक्सीन चाहिए और घर में जो और भी आदमी है उनको भी वैक्सीन घर में सबको, और बगल में कोविड एप्रोप्रिएट डॉक्टर बताएं अभी, तो वो तो लगातार चलते रहेंगे। ओके, आपके साथ लाइफस्टाइल भी बदलना है, अच्छा सही ढंग से खाना है, बहुत सारे वेजिटेबल फ्रूट्स खाना, दो चीजें हमारा इम्यूनिटी बढ़ाते हैं जैसे जिंजर, इसको खिलाने से हमारा बॉडी का इम्यूनिटी बनता है, तो उसी तरीके से खाना भी चाहिए। हम सब पेशेंट्स को बोलते हैं आप योगा करते रहिए, योगा से हमारा लंग्स का ऑक्सीजन बढ़ता है, ब्लड सप्लाई बढ़ता है, सारा शरीर का ऑर्गन्स का ब्लड सप्लाई बढ़ता है। योगा से बहुत अच्छे हैं। सही ढंग से सोना है, ज्यादा पानी पीना है और डॉक्टर से मुलाकात करना है। इसी काफी 10 स्टेप्स है, 10 स्टेप्स है पेरेंट्स को लिए कि अगर आप ये करेंगे तो आप यू कैन स्मूथली ग्लाइड ओवर द थर्ड वेव। थर्ड वेव हम लोग कोशिश करेंगे बचाने के लिए, एक आदमी का जिम्मेदार नहीं है, आप अपनी या हम हेल्थ केयर वर्कर्स एंड गवर्नमेंट सब इकट्ठा होकर के करना है। और पेरेंट्स को भी, बच्चों को भी बहुत ही होशियार होना है, एक साथ काम है। अगर हम लोग करेंगे तो इजीली हम लोग थर्ड वेव निकल जाएंगे। डॉक्टर अंशुमान, पहली वेव के बाद जब दूसरी वेव आई थी तब शायद हम इतने खौफ में नहीं थे, इतने डर में नहीं थे और बार बार थर्ड वेव की बात नहीं करते थे, लेकिन थर्ड वेव को लेके जो ये डर असल में अंदर आ गया है सर, इस डर को ओवरकम कैसे करें? और बच्चों का जिक्र जो अनीता रमेश कर रही थी, तो बच्चों को एहतियातन क्या अभी से कोई हम दवाइयां दे सकते हैं या कोई चीज दे सकते हैं जिससे कि उनकी इम्यूनिटी कम से कम बरकरार रहे, किसी तरह का कोई खतरा बच्चों पे ना हो सर? जी,
घनश्याम जी, जैसे आपने कहा कि फर्स्ट वेव के बाद हम इतने आक्रांत नहीं थे, उसका कारण ये थर्ड वेव के लिए इसलिए है कि सबने वो दृश्य देखा है सेकेंड वेव में, जिस तरह से मौतें हुई और ऑक्सीजन क्राइसिस या बेड की क्राइसिस, इसलिए भय आक्रांत है। दूसरी बात, बच्चों को भी इन्फेक्शन होगा, बच्चों को ही इन्फेक्शन नहीं होगा ऐसा नहीं है, मतलब बड़े भी इन्फेक्टेड होंगे, बच्चे भी इन्फेक्टेड होंगे, इसलिए होंगे कि स्पाइक प्रोटीन ओवर एक्सप्रेशन। लेकिन बच्चों को इन्फेक्शन हो, ये मत समझिए बड़ों के केसेस नहीं बढ़ेंगे, बड़े के केसेस भी बढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, एक तो जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स का वैक्सीनेशन, अभी जो लैग पीरियड, विंडो पीरियड जिसको कहते हैं, जिसमें केसेस कम है, उनको वैक्सीनेट कर दीजिए, ताकि पेरेंट्स अगर बाहर से जाएं काम करके तो इनमें कम से कम चांस रहे कोरोना संक्रमित होने का। दूसरा, बच्चों में सीडीसी ने भी गाइडलाइन जारी की है, उन बच्चों में हालत ज्यादा गंभीर हुई जो मोटे थे या कंजेनिटल पैदाइशी कोई बीमारी से ग्रसित थे, हार्ट डिजीज या ब्लड डिसऑर्डर इस तरह की। लेकिन जो बच्चे नॉर्मल हैं उनके लिए मैं रेकमेंड करूंगा कि फास्ट फूड इस तरह की चीजें जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता कम करती बंद कर दी बच्चों को। नॉर्मली माँ बाप पैम्पर करने के चक्कर में घर में फास्ट फूड मंगा के देते हैं, शुद्ध भारतीय भोजन पिलाइए। बच्चे क्योंकि नीचे खेलने बाहर पार्क में नहीं जा रहे हैं तो घर पे ही स्ट्रेचिंग, योगा, जंपिंग, जो भी फन एक्टिविटी हो जिससे एटलीस्ट उनकी बॉडी की मूवमेंट और कैलोरी बर्निंग कैपेसिटी बढ़े, ताकि बच्चे अगर संक्रमित हो भी इम्यून मॉड्यूलेशन बच्चों में अच्छा होता है। अगर ये प्रतिरोध क्षमता बनी रहेगी तो बच्चे आराम से निकल सकते हैं। तो खाने का, उनके एक्सरसाइज का अभी से ध्यान करें बच्चों के लिए, पेरेंट्स को टीकाकरण कराएं, इन चीजों को अगर ध्यान में रखते जाएं। और एडिशनल हमें सपोर्ट सिस्टम के लिए तैयार रखना होगा कि अगर बच्चे बीमार होकर अति गंभीर रूप में आए तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द हेल्थ केयर फैसिलिटी हो, ऐसा ना हो कि बड़े बड़े सेंटर में। तो डॉक्टर अंशुमान और डॉक्टर अनीता रमेश लगातार चर्चा में बने हुए हैं। डॉक्टर अंशुमान, मैं ये भी समझना चाह रहा हूं, बच्चों को लेकर इम्यूनिटी पावर की तो आपने बात की, लेकिन डॉक्टर अंशुमान ये भी समझाइए, क्या कुछ बच्चों के मूड स्विंग भी होने लग जाते हैं, बच्चे अकेले में रहने लग जाते हैं, गैजेट्स के साथ ज्यादा समय बीत रहा है तो इसलिए दूसरी तरह के रिएक्शंस भी देख रहे हैं? सर, इस तरह के बच्चों को कैसे टैकल किया जाए, मेरे व्यूवर्स को जरा समझाइए सर प्लीज। जी, बहुत जेन्युइन सवाल पूछा। लगभग 1.5 साल से बच्चे घर पे हैं, जो नॉर्मली बच्चों की आदत होती है, न स्कूल जा रहे हैं न कुछ जा रहे हैं। वही बच्चों को जब आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर रखना चाहते थे, बच्चे क्लास के लिए डिपेंडेंट है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, तो 1 साल की स्थिति हम बच्चे जीने लगे हैं वर्चुअल वर्ल्ड में, जिनका फिजिकल इंटरेक्शन किसी से नहीं है। तो बच्चे की इरिटेबिलिटी या लोनलीनेस की फीलिंग जो बच्चे दिखाते नहीं है नॉर्मली कि मैं अकेलापन महसूस कर रहा हूँ, लेकिन है। पेरेंट्स को चाहिए कभी अपने आप की उम्र 30 साल छोटे करके बच्चे की नजर से इवेल्युएट करें और बच्चों के साथ उसी हिलमिल के बात करें, ताकि बच्चों को अकेलापन ना हो। क्योंकि कोरोना के कुछ लक्षण बच्चों में इंटरनेशनल जहां जहां भी हो रहे केसेस टिपिकल देखे गए हैं, जो लक्षण नॉर्मल कोरोना वायरस संक्रमण का नहीं है। बच्चों को आपके ठीक है सर, कोई टेक्निकल ग्लिच है सर, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा उसे स्टैब्लिश करने की कोशिश करता हूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन अनीता रमेश, असल में हमें कौन सी वो कोशिशें अब करनी चाहिए कि असल में तीसरी लहर की इन चुनौतियों का हम अच्छे से सामना कर पाए? वो कौन सी 3 बड़ी बातें मैडम, बस सिर्फ 3 बड़ी बातें बताइए मेरे दर्शकों को, जिससे वो इस लहर से आने से पहले अपनों को और खुद को बचा सके। इसमें 10 पॉइंट हैं, हम आपको 3 बताएंगे। बट अब जो IIT ने एक प्रोजेक्ट लेकर आए हैं कि 10 चीजें करना है हम लोग को तीसरा वेव से कम होने के लिए। स्वस्थ रहेंगे, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सारा देश में सबको करना है, और 2 मीटर का दूरी बनाना है एक दूसरे से, कभी मास्क उतारना नहीं है, वैक्सीन लगाना है, कहीं पे जगह में कहीं पे इकट्ठे हो गए सब कोई, कहीं पे चलना नहीं है, वो सैनिटाइजर लगाना है। तो फर्स्ट पॉइंट कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। दूसरा पॉइंट है, जब जिसका बारी आए तुरंत वैक्सीन लगा लीजिए, वैक्सीन से देर नहीं करना है। सेकंड है, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम डेवलप करना है, इसी में वैक्सीन का प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ता है, वैक्सीन सही ढंग से ट्रांसपोर्ट करना है एक जगह से दूसरे जगह, कोल्ड चेन मेंटेन करना है, हमारा टर्शियरी हॉस्पिटल, सेकेंडरी हॉस्पिटल एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर को सारी सही ढंग से इक्विप करना है, बेड कहीं पे बढ़ाना है, ऑक्सीजन का सप्लाई देना है। पता नहीं है अगर गंभीर से थर्ड वेव आ जाएगा तो ऑक्सीजन का जरूरत काफी होगा, ऑक्सीजन मशीन बनाना है, मोर एंड मोर R&D वैक्सीन तैयार करने के लिए बढ़ाना है, और इसके साथ साथ बहुत सारे हेल्थ केयर वर्कर्स को भी ट्रेन करना है। अगर बच्चों को डील करना है उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, तो ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स, ट्रेनिंग ऑफ सोशल वर्कर्स, नर्सेज, आशा वर्कर्स,
आंगनबाड़ी वर्कर्स, और ये वैक्सीनेशन हमको घर घर जा करके देना है ग्राम में, बिकॉज सब कोई आते नहीं है डर के मारे। तो ये सब काफी स्टेप्स है, इसी से हम लोग एक साथ बच सकते हैं। और आप मीडिया जो कर रहे हैं अवेयरनेस प्रोग्राम, हम लोग इतना देर तक बैठ करके सबको दर्शकों को बताते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। और भी हम बताना चाहते हैं कि डोंट बिलीव इन फेक न्यूज, समटाइम व्हाट्सएप मैसेज, जो न्यूज जैसे हमारा टीवी चैनल है ऑथेंटिक न्यूज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को बिलीव करिए। और उसके साथ साथ हमको एक साथ लड़ना है। दीज आर सम ऑफ द 10 स्टेप्स जो IIT ने प्लान किया है, कैसे हम लोग आगे बढ़े तो थर्ड वेव हमको उतना खतरनाक ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताती हुई डॉक्टर अनीता रमेश बता रही हैं, और डॉक्टर अंशुमान मेरे साथ दोबारा से पैच हो चुके हैं। डॉक्टर अंशुमान, हम लगातार ये बात करें कि देखिए वैक्सीनेशन करवा लीजिए, वैक्सीनेट हो जाइए, बच्चों को बचाना है तो पेरेंट्स को वैक्सीनेशन जरूरी है, लेकिन सर जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन है जो भारत में बनी, ये दोनों ही दवाएं हैं, क्या ये नए आने वाले वेरिएंट्स के खिलाफ कारगर हैं सर? क्या ये उतनी ही इम्पैक्ट के साथ काम करेंगी जितनी उम्मीद की जा रही है? अभी तक वैक्सीन बिल्कुल कारगर है, इसमें दो मत नहीं है, लेकिन जो क्षमता इसकी पहले थी उससे कमी आई है, उसमें गिरावट आई है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन वैक्सीन के साथ अच्छी बात क्या है कि बेसिक स्ट्रक्चर अगर तैयार है आपके पास, तो जितने म्यूटेशन होंगे उसके हिसाब से मॉडिफाई करना, अपग्रेड करना आसान होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे कंप्यूटर में आप एंटीवायरस डालते हैं, समय समय आपको अपडेट करना पड़ता है। तो वैक्सीन सिमिलरली एंटीवायरल वैक्सीन जो काम करती है, बेसिक फ्रेमवर्क तैयार है। अगर लगेगा कारगर क्षमता कम हो रही है, जिसमें अपडेट करने की जरूरत होगी, उस तरह के चेंजेस करने होंगे, और ये पॉसिबल है। ये बिल्कुल ठीक है, अभी तक जो वैक्सीन है कारगर है, लेकिन डेल्टा प्लस में उसकी इफेक्टिविटी कम होती दिख रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। फाइजर मॉडर्ना ने भी अपने चेंजेस किए, जैसे म्यूटेशन बढ़े, इनको भी करना पड़ेगा। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंशुमान आपका और डॉक्टर अनीता रमेश आपका, आपने समय निकाला दर्शकों तक इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी दी, शुक्रिया आप दोनों का। तो हमें तीसरी लहर से पहले खुद को तैयार करना होगा, और वो तमाम एहतियात लगातार बरतने होंगे जिनके लिए हम लगातार आपसे कहते रहे हैं। और एपीएन अपने तमाम दर्शकों से अपील करता है कि बहुत ही सेंसिटिव मौका है, इस संवेदनशील मौके में आपको एहतियात बरतने हैं, अपना ख्याल रखना है, अपनों का ख्याल रखना है, और वो सारी चीजें करनी है जो गवर्नमेंट्स की तरफ से लगातार आपको समझाई जा रही हैं। और इन सारी चीजों के साथ अगर खबरों के साथ अपडेट रहना है तो फिर एपीएन के साथ आपको जुड़े रहना है। बहुत ख्याल रखिए अपना। इस कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।